हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम समझेंगे कि ये अमेरिका का प्रोटेक्शनिज्म बढ़ते बढ़ते कहीं नेहरूवियन सोशलिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा। आज का टॉपिक है हमारा द अमेरिका शिफ्ट टू स्टेट कैपिटलिज्म एंड द ट्रम्प्स कैपिटलिज्म 2.0 और व्हाट वी से एज ट्रम्पोनॉमिक्स 2.0। क्या है ये स्टेट कैपिटलिज्म, क्यों इसको नेहरूवियन सोशलिज्म से कंपेयर किया जा रहा है, और कैसे द मदर एंड फादर ऑफ कैपिटलिज्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज स्टेट लेड ग्रोथ की तरफ जा रहा है। कैसे फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस वहां की इंपॉर्टेंट कंपनीज को प्रॉफिट शेयरिंग, स्टेक शेयरिंग, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना में, जैसे एनवीडिया को बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं चिप्स चाइना को तो 10% से 15% तक आपको सरकार को देना होगा। यानी सरकारी संरक्षण और सरकार की दखल अंदाजी इतने बड़े लेवल पे अमेरिका में पहले शायद ही कभी देखी गई थी। तो ये समझेंगे कि कैसे एक फ्री मार्केट स्टेट आज एक स्टेट कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। आज का टॉपिक अमेरिका शिफ्ट टू स्टेट कैपिटलिज्म एंड ट्रम्प्स कैपिटलिज्म 2.0। अब देखते हैं कि ट्रम्प का जो शिफ्ट है ये वो क्या है, स्टेट कैपिटलिज्म क्या है। देखो, स्टेट कैपिटलिज्म बहुत ही सिंपल सी चीज है। व्हेन गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस and gets involved in the private business quite a lot, it becomes state capitalism और state led capitalism। जैसे इंडिया में हम देखते हैं, जैसे हमने पूरी चाइनीज इकोनॉमी ग्रो होते हुए देखी है पोस्ट 1970। आज भी आपको मालूम ही होगा कि जो एंट ग्रुप के फाउंडर थे, अली बाबा के फाउंडर जिनको आप जानते हैं जैक मा के नाम से, एक बार उन्होंने गवर्नमेंट के थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया और आज वो जापान में रह रहे हैं। तो ये है स्टेट लेड कैपिटलिज्म, जहाँ पे सरकारी संरक्षण ना हो तो आप बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर सकते, फाउंडर्स के ऊपर भी खतरा आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्टीयर करती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, कीपिंग इन माइंड कि नेशनल गोल उनका क्या है। उसके अलावा अब यूएस कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए, द मदर एंड फादर ऑफ कैपिटलिज्म, तो फ्री मार्केट, डिमांड सप्लाई, लेसेस फेयर, इसके बारे में बात करता रहा है यूएस शुरू से। यानी लेस इंटरवेंशन इन द मार्केट। और आज अगर देखा जाए तो इंडिया से मिरर करता हुआ कुछ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ गया है आपका यूएस। ऐसा नहीं है कि यूएस की कंपनीज, यूएस की सरकार को एक बेहतर लेवरेज नहीं प्रोवाइड करती हैं प्राइवेट कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, एनवीडिया हो, क्वालकॉम हो, गूगल हो। बट अब स्टेट चाहता है कि वो प्रॉफिट, स्टेक सब कुछ होल्ड करे और उसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा बने। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में पीएसयूज। ठीक, तो अगर हम फैक्ट देखें, फैक्ट, तो ग्लोबली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या फिर ग्लोबल स्टेट कैपिटलिज्म की कंपनीज है, जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, रशिया हुआ, वो 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अब हो सकता है कि यूएस के इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच से वहां की कंपनीज भी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल डिमांड को अपने दिमाग में रख के प्रोडक्शन बढ़ाएं। आप ऐसा 1930s की जर्मनी में भी होता हुआ देखेंगे, जब एक सोशलिस्ट पार्टी आती है और कैपिटलिज्म के नाम पे जर्मनी का विकास तो करती है और आगे चल के जर्मनी के विनाश का भी कारण बनती है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए स्टेट कैपिटलिज्म की ओर कि कहाँ से शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि बिस्मार्क से ये चीज़ें शुरू होती हैं और इसका बहुत बड़ा आपको परिवर्तन या फिर मॉडर्न एरा में दिखाई देगा नेहरू जी से। 1951 से जब इंडिया एक प्लान्ड इकोनॉमी बनता है, प्लान्ड इकोनॉमी, नॉट इंडिकेटिव सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इकोनॉमी, कैसे डेमोक्रेसी मार्केट फोर्सेस को भी कंट्रोल करता है बाय टेकिंग पब्लिक सेक्टर टू द कमांडिंग हाइट्स थ्रू आईपीआर 1956 हुआ, आईपीआर 1980 हुआ। यानी कि प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करेगा बट उसको स्टीयर करेगा पब्लिक सेक्टर, या सरकार आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी और द नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हम 19th सेंचुरी में इसका रूट्स देखते हैं। एंगल कहते हैं कि एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, ठीक है, इसको एक्सट्रीम कैपिटलिज्म कहते हैं, जहां पे स्टेट एक कलेक्टिव ओनर है। जनरली आप स्टेट कलेक्टिव ओनर जैसे वर्ड सोशलिज्म के लिए सुनते होंगे, बट नहीं, ऐसा पहले भी होता आया है
और बहुत पहले इसका एग्जाम्पल अगर प्री डेट करें कैपिटलिज्म को, तो मर्केंटिलिज्म कुछ ऐसा ही था। सरकार इन्वॉल्व नहीं होती थी बिजनेस में, बट सरकार पूरा प्रोटेक्शन जरूर देती थी अपने बिजनेसेस को, बाय अर्निंग मोर बुलियंस और इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें कंपनीज। ठीक है, इसी में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 आता है और जर्मनी के हिंडनबर्ग प्रोग्राम नेशनलाइज करता है प्राइवेट कंपनीज को नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें बनाने के लिए, बट आगे चल के ये पोस्ट वॉर केओस का भी कारण बनती हैं। और इंडियन पैरेलल अगर देखा जाए तो जो 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ शुरू हुआ, जिसकी वजह से स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस SOEs बने इंडिया में, और इंडिया के GDP ग्रोथ में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया स्टेट लेड इकोनॉमी में। आप ऐसा समझिए कि 1948 में जब आज़ाद हुए थे तो सिर्फ 10% के आसपास इन्वेस्टमेंट था जो स्टेट लेड इंटरप्राइजेस करते थे। 1966 आते आते ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के लगभग 67%, 2/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया वाज बीइंग डन बाय स्टेट लेड कंपनीज दैट आर पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनीज। 15 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया जो इंडिया की ग्रोथ रेट में भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो 3.6% हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, या फिर 4.4% हो, 4.6% का टारगेट ग्रोथ हो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान तो खैर गड़बड़ हो गया था हमारा, थोड़ा युद्ध हो गए थे, ड्रॉट आ गया था। बट हम ये देखते हैं कि स्टेट लेड ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रही है। सिर्फ एक कंपनी देख ली जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अकेले 1950 से लेकर 1980 तक 3.5% का एवरेज GDP ग्रोथ इंडिया को देती आई है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी कैसे कैपिटलिज्म और ओवरऑल मार्केट को स्टेबलाइज करती है, नेशनल इंपॉर्टेंस में सरकार के लिए योगदान देती है। तो इकोनॉमिक थ्योरी की अगर बात की जाए तो 1930s के पहले, यानी ग्रेट रिसेशन के पहले 1922 से जो शुरू हुआ था, सब कुछ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल पे चलता था, यानी कि एवरीथिंग was dependent upon one thing, free hand of market। बट जब 1930 29 30 में रिसेशन आया तो समझ में आया कि नहीं, फ्री हैंड तो नहीं होना चाहिए मार्केट का, क्योंकि मार्केट अपने आप को रीइक्विलिब्रियम पे नहीं ले जा पा रहा था। तो केन्स साहब आते हैं, JM केन्स, और वो कहते हैं कि देखो स्टेट का योगदान होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना आपको यहां से निकलती दिखाई देगी, क्योंकि वो कहते हैं कि एन इकोनॉमी इन रिसेशन विल रिमेन इन रिसेशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल गवर्नमेंट पुश इज अप्लाइड। तो गवर्नमेंट पुश की जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है ताकि जो इंटरप्राइजेज हैं वो फ्लोटिंग रहें। जैसे 2008, 1930 में तो कोई नहीं था, 2008 तो देखे ही होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया और बैंक्स डूबना शुरू हुए अमेरिका में, तो बैंक्स एज बिग एज सिटी ग्रुप, उसको भी US गवर्नमेंट ने बेल आउट दिया। तो सरकारी संरक्षण की जरूरत पड़ती है, सिर्फ फ्री हैंड ऑफ मार्केट से काम नहीं चलता। यही बात JM केन्स बता के गए थे 1930s में, अपनी 35 में एक बुक भी लिखे थे। और अगर देखा जाए तो सोवियत में, ठीक है, सोवियत यूनियन में, क्योंकि 5 ईयर प्लान वहां से ही शुरू हुआ है, तो हम देखते हैं कि लेनिन जो है वो भी देखते हैं कि स्टेट लेड कैपिटलिज्म रशिया को, क्योंकि वहां रशियन रेवोल्यूशन होता है, तो सिविल वॉर से बाहर निकालने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और लगभग 20% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्राप्त करने के लिए 1928 में वो हेल्प करता है सोवियत को। मतलब दुनिया जहां पे रिसेशन में थी, सोवियत वाज डूइंग अ 20% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर एज फार एज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज कंसर्न। तो अब कुछ तो सीखेंगे ना वहां से कैपिटलिस्ट कंट्रीज, तो यही सीख रहे थे कि कैसे वेलफेयरिज्म जरूरी है थोड़ा सा। अब US की अगर बात की जाए, करंट US शिफ्ट की अगर बात की जाए, तो फ्री मार्केट का सबसे बड़ा प्रमोटर रहा है US। बट आज का समय थोड़ा अलग है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा है, H1B वीजा पे $1 लाख डॉलर लग रहा है, सॉरी। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि US गवर्नमेंट, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, फुल फोर्स से ना सिर्फ US में 2-3 चीजें बढ़ी फ्री थी, फ्री मार्केट एंड फ्री स्पीच, और दोनों की तरफ ही बढ़ रही है। शोज कैंसिल हो रहे हैं, चाहे वो जिमी किमेल का शो हो, अब जितने लेट नाइट शोज हैं जो व्यंग करते थे, सटायर करते थे, सरकार के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। और उसी तरह गवर्नमेंट, अब एक याद हो जब पिछली बार ट्रंप साहब आए थे तो एक चिप्स एक्ट लेके आए थे, और उस एक्ट के तहत, चिप्स एक्ट तो खैर बाद में आया, बट उस समय जब आप आए थे तब भी हुआवे के ऊपर बैन लगाया गया था, और साफ शब्दों में कहा गया था अमेरिकन कंपनीज को, जैसे एंड्रॉयड या फिर कॉलकॉम या फिर एनवीडिया या इंटेल, कि आप चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को चिप्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट बाद में एनवीडिया को थोड़ा कंसेशन मिला, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने कहा, यानी ट्रंप साहब की सरकार ने कहा कि अगर आपको कंसेशन चाहिए तो 10% स्टेक आपको गवर्नमेंट को देना होगा, यानी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अब होगा, क्योंकि अब उस गवर्नमेंट के पास 10% शेयर है, किसका, एनवीडिया का।
इंटेल का। ठीक है, आप सोचो कि इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी है एक तरह से, उसमें 10% का स्टेक ट्रम्प साहब मांगते हैं, यूएस की सरकार मांगती है। अब ऐसा पहले अनप्रेसिडेंटेड है, आप नहीं देखे होंगे कि यूएस की गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज में स्टेक ले रही है ताकि वो बिजनेस करने दे सके प्राइवेट कंपनीज को। सबसे बड़ी बात है, ये आपको एक्सपोर्ट करना है तो 10% आपको देनी होगा। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं कि एनवीडिया के साथ या एएमडी के साथ, एनवीडिया एएमडी, एनवीडिया खासकर ग्राफिक्स चिप्स देती है, चाइना के साथ अगर ट्रेड करना है तो ट्रम्प कहते हैं कि 15% रेवेन्यू शेयर आपको करना होगा यूएस गवर्नमेंट के साथ, अपार्ट फ्रॉम ऑल द टैक्सेस दैट यू आर गिविंग, यू विल हैव टू गिव 15% ऑफ द रेवेन्यू। अब आप ऐसे समझिए कि शार्क टैंक में एक डील होती है, जब लोग डेट देते हैं और उसके बदले कहते हैं कि देखो जब तक ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ उसका 1.5 गुना जब तक वापस नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक जिसको आप बोलते हैं रॉयल्टी, रॉयल्टी देनी होती है एक तरह से, और हिंदी के शब्द में बोला जाए तो वसूली देनी होगी आपको 15% की आपके पूरे रेवेन्यू के ऊपर। तो ये जो चिप्स एक्ट है उसका टारगेट ये है कि 12% से बढ़ा करके, ठीक है, 12% जो ओवरऑल आपका योगदान है यूएस का सेमीकंडक्टर मार्केट में, उसको बढ़ा करके 20% किया जा सके 2030 तक। ठीक है, और अगर हम इसको इकोनॉमिक थ्योरी से देखने की कोशिश करें तो उस कंप्यूटर की एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी है, वो बताती है कि जब भी कोई नई चीज आती है मार्केट में तो पुरानी चीज धीरे धीरे एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट होते जाती है। ऑब्सोलीट होते जाती है मतलब वो डिस्ट्रक्ट होती है ताकि नई चीजें बन सकें, क्रिएट हो सके। अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें तो पीएलआई स्कीम कुछ ऐसा ही करती है, जो इंडिया के टेलीकॉम मार्केट को 20% तक ले जाने का टारगेट रखी थी 2025 में, जो कि लगभग हमने प्राप्त कर लिया है। 99% असेंबली अब इंडिया में ही होती है मोबाइल्स की। आगे देखें अगर, तो इकोनॉमिक थ्योरीज या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट केन्स के बारे में हमने बात की कि कैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पुश मिलता है ताकि दोबारा से फ्लोट कर सके इकोनॉमी। ठीक है, वो बिजनेस साइकिल दोबारा से ऊपर आ सके, एक मल्टीप्लायर का काम करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसी तरह हम न्यू लिबरल क्रिटिक की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि स्टेट कंट्रोल से फ्रीडम खत्म होती है। 1970s में ऐसा हो रहा था। ठीक है, दोबारा से न्यू क्लासिकल की तरफ जा रहे थे कि अरे कुछ ज़्यादा ही स्टेट कंट्रोल, हर जगह स्टेट 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 का वेलफेयर, स्टेट का ये। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रीडम खत्म होती है और मार्केट सप्लाई की जो फोर्सेज है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे आप रशिया या चाइना जैसी कंट्रीज में देखते हैं जहाँ पे कुछ एक बिजनेस है जो बहुत बड़े हो जाते हैं। आप ऐसा चीज़ इंडिया में भी देख सकते हैं, कुछ एक बिजनेस जो बहुत बड़े हो जाते हैं और वो कंट्रोल करने लगते हैं सब कुछ, पूरा सिस्टम कंट्रोल करने लगते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो गिनी कोफिशिएंट है, जो इनइक्वालिटी को मेजर करता है कि 1 की तरफ है तो कम इनइक्वल है, 0 की तरफ है तो इक्वल ज़्यादा है, और 1 की तरफ है तो अनइक्वल ज़्यादा है, ऐसा कुछ। तो जो 1% है, टॉप 1%, और जो 40% वेल्थ को कंट्रोल करता है, स्टेट कैपिटलिज्म, क्योंकि क्रोनिज्म की तरफ चीज़ें जा रही होती हैं स्टेट कैपिटलिज्म की वजह से, कुछ एक कंपनीज को ज़्यादा फायदा मिलता है, तो इससे इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। यूएस में वैसे भी बहुत इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी और बढ़ती है। ठीक है, और अगर आज देखा जाए तो इंडिया को अगर छोड़ दें, इंडिया की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अगर छोड़ दें जो कि लगातार अब प्रॉफिट, मतलब वेल परफॉर्मिंग महारत्ना, नवरत्ना कंपनी जो प्रॉफिट में है, तो अगर दुनिया भर में देखा जाए तो 50% ऑफ द डेट, ग्लोबल डेट, इज बीइंग ओन्ड बाय स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज ओनली। 50% ग्लोबल डेट अगर कंपनी मतलब फर्म्स में है तो वो स्टेट ओन्ड कंपनीज में ही है। तो ये एक फैक्टर है जो सोचना चाहिए कि ज़्यादा स्टेट कंट्रोल होता है तो बिजनेस आपका सफ़र करता है। तो हम रशिया, इंडिया, चाइना, इनका अगर केस स्टडी देखें तो हमको ये समझ में आता है कि 30% ऑफ जीडीपी हुआवे को भी सब्सिडाइज करती है चाइना, और इसकी वजह से जो स्टेट संरक्षण है, ना सिर्फ स्टेट एंटिटीज का बल्कि प्राइवेट कंपनीज का भी, जिसकी वजह से चाइना में इनोवेशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी तेज़ है। रशिया में भी अगर देखा जाए 20% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है आपका स्टेट ओन इंटरप्राइजेस, और इंडिया में भी एनटीपीसी जैसी कंपनी हो, सेल हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, ये सारी कंपनीज ना सिर्फ इंडिया को नेशनल एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, बट नेशनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं, की मिनरल्स एक्सेट्रा में। चाहे अब एनटीपीसी हो आपका या कोल इंडिया 700 मिलियन टन का प्रोडक्शन अगर कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि मतलब भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान भारत की स्टेट ओन्ड एंटिटीज का भी है। इससे हमको समझ आता है कि कुछ डिपेंडेंसी तो हमारी होती है, स्टेट की जो डिपेंडेंसी है, स्टेट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, तो वो प्रोटेक्ट भी करता है स्टेट, ताकि फॉरेन कंपनीज
आके आए अगर, तो इतना डोमिनेट ना कर ले कि आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही पूरी खत्म हो जाए, है ना। तो फैक्ट की अगर बात की जाए तो पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स के बाद भी, क्योंकि इंडिकेटिव प्लानिंग तो हम अभी करते हैं, पहले भी कर रहे थे, 1990s के बाद भी कर रहे थे, तो स्टेट और मार्केट का एक बेहतरीन बैलेंस आपको इंडिया में दिखाई देगा, जहां प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि चाहे वो 1950s हो तब भी प्राइवेट सेक्टर को खत्म नहीं किया गया। दैट्स वाई इट्स स्पेशल सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, कि ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनीज को खत्म करके हम स्टेट कंपनीज ग्रो करेंगे, दोनों साथ में ग्रो करेंगे। हाँ, प्राइवेट थोड़ा बैकफुट पे चला गया था, अब प्राइवेट सेक्टर फिर से फ्रंट फुट पे आ गया है, जिससे हम देखते हैं कि CAGR लगभग 7-7.5% की ग्रोथ रेट 1990s के बाद इंडिया में दिखाई दी है, एक स्टेबलाइज्ड ग्रोथ इंडिया में दिखाई दी है। यानी कि अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे तो एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है मार्केट में। तो व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट आउटकम, इंडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है? तो अगर बंद किया जाए इस पूरे डिस्कशन को, तो हम ये देखते हैं कि यूएस जो ये सब काम कर रहा है वो दो चीज़ों की वजह से कर रहा है। पहला, चाइना का डिपेंडेंस कम करने के लिए, क्योंकि चाइनीज हार्डवेयर मार्केट के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है आपके यूएस की। और दूसरा, इंडिया से भी थोड़ा सॉफ्टवेयर और आपका लेबर मूवमेंट उसको कम करना चाहता है यूएस किसी भी तरह, ठीक है। आउटकम ये है कि पावर सेंट्रलाइजेशन जो यूएस में हो रही है, जनरली ऐसा देखा नहीं जाता, यूएस इज अ वेरी मेच्योर डेमोक्रेसी, बट प्रेसिडेंशियल पावर में जो इंक्रीज आया है उसकी वजह से इंडिया में जैसे इमरजेंसी में कंट्रोल था, अब इमरजेंसी के टाइम इंडिया की ग्रोथ रेट 10% थी, बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट थी, ऑथोरिटेरियन रेजिम था, वो आपको यूएस में भी देखने को मिल सकता है। बट जो फ्री स्पीच और फ्री मार्केट्स की बात यूएस करता है, वो कहीं बैकफुट पे चला जाएगा, बैक बर्नर हो जाएगा। इंडिया को अगर देखा जाए कि अगर सब कोई प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, तो इंडिया को भी अपने जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसको थोड़ा वॉर फुटिंग पे आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि 2030 तक यूएस के ऊपर से हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके, क्योंकि जिस तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यूएस लेके आया है, खासकर इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो H1B वीज़ा हो, चाहे वो IT कंपनीज के ऊपर हो, तो हमें थोड़ा अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो वही जो फिजिकल डेफिसिट वाली प्रॉब्लम 1991 में हुई थी 9% की, जो आज यूएस के साथ भी है 6% के आसपास, वहाँ भी फिजिकल डेफिसिट है। बट उनके पास एक एडवांटेज है कि वो जितना मन चाहे उतना पैसा छाप सकते हैं, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है दुनिया की, लगभग 2/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज डन इन डॉलर्स। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यूएस ये कर सकता है। बट हाँ, अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बड़ा होगा, खासकर इंडिया के लिए ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें अपने, यूएस अगर प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ रहा है, तो हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि हम यूएस का जो इम्पैक्ट है आने वाले अगले 10-15 साल में वो थोड़ा कम कर सके, और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को भी कम कर सके, दैट वी हैव अ लेवरेज अगेंस्ट द यूएस। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन स्टेट कैपिटलिज्म। कभी कोई सोचा नहीं होगा कि फ्री मार्केट की बात करने वाला यूएस आज अपनी ही प्राइवेट कंपनीज को बंद कर देगा, मतलब एक तरह से उनके ऊपर वसूली करने लगेगा कि 10% हमको स्टेक दोगे तब हम तुमको बिजनेस करने देंगे। सो लेट्स सी कि ग्लोबली इकोनॉमिक कौन सा टर्न आता है। बट ओके, थैंक यू एवरीवन।